नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल सीटेट टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। एक बार फिर मैं आपके सामने हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर, जहां पर आज मैं सीटीईटी के 15 दिसंबर वाले पेपर 2 का जो डिस्कशन है डिटेल्ड में करने वाला हूं। यानी कि किस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप किस तरीके से कर सकते थे, उन सभी चीजों को डिस्कशन करेंगे। तो चलिएगा, पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। मैं देर नहीं करूंगा, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे, किस तरीके से सॉल्यूशन कर सकते थे, है ना, उन चीजों पर डिस्कशन ज्यादा होगा। तो चलिएगा, सबसे पहले पहला वाला जो आपका ये क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से आप पढ़ेंगे एक बार, किस तरीके से इसका सॉल्यूशन किया जा सकता था। इसको एक बार आइए समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन आप इस प्रकार से कर सकते थे कि ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टीज है ना, वो प्रॉपर्टीज यहां पर अप्लाई आपको करनी होती। कैसे देखिएगा, तो निम्नलिखित में से कौन सी उस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई हो सकती है जिसकी दो भुजाएं आपको दी गई हो। प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो अगर मैं इन दोनों साइड्स का सम निकालूं, यानी कि 19 को और 15 को जोड़ता हूं तो 34 के बराबर आएगा। तो दो भुजाओं का जो योग होगा तीसरी भुजा से बड़ा होगा, यानी कि जो भी तीसरी भुजा होगी वो 34 से कैसी होगी, छोटी होगी, आपकी 34 से छोटी होगी। और इसके आगे एक और प्रॉपर्टी होती है कि दो भुजाओं का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, दो भुजाओं का डिफरेंस हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी आपको जो है ध्यान रखनी है। ठीक है, तो दो भुजाओं का जो योग है वो तीसरी भुजा से बड़ा है और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा है आपका। तो यानी कि अंतर जो है वो 4 से छोटा क्या होना चाहिए, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा और अंतर तीसरी भुजा से छोटा। ठीक है, तो यानी कि जो भुजा होगी वो 4 से बड़ी होगी आपकी। ठीक है, और आपकी x मान लेता हूं, 4 से बड़ी होगी और 34 से छोटी होगी, मतलब 4 से 34 के बीच में हो सकती है। ना तो 4 से छोटी होगी वो, ना 34 से बड़ी होगी, ना 34 के बराबर हो सकती है, ना 4 के बराबर हो सकती है। तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला भी बचा क्या, 33। ये इस बीच में आ रहा है तो ये आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर है। ठीक है, तो ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगी थी जिसमें इजीली आप आंसर कर सकते थे। अगला क्वेश्चन भी देखो, ये आपका ज्योमेट्री वाले सेक्शन से पूछा गया था। अब इस ज्योमेट्री वाले सेक्शन के क्वेश्चन को आप किस तरीके से कर सकते थे, इसको भी आइए एक बार हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन में बोला गया था किसी चतुर्भुज के कोण जो है ए बी सी डी आपको दिए गए हैं, चारों के चारों। ठीक है, अब कोई चतुर्भुज आप बनाते हैं, चार कोण उसके बना लेते हैं इस तरीके से। मान लिया चतुर्भुज आपने बना लिया ए बी सी डी, इसके चारों कोण आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, इसको सी मान लेता हूं, इसको डी मान लेता हूं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री के बराबर आता है, सारे लोग जानते हैं। तो चारों कोणों को जोड़ के 360 के बराबर रखना था। तो सबको जोड़ लेते हैं। देखो 3x और x कितना हो गया, 4x, 4x और 2 6x और 6x और 2 8x। तो 8x प्लस में ये कितना आएगा, देखिए माइनस का 10 प्लस का 30, तो 30 और 30 कितने हो गए, 60, और माइनस का 10 और माइनस का 10 माइनस का 20, तो ये बचेगा आपका 60 में से 20 गया 40, तो प्लस का 40 बचेगा बराबर के 360। तो 8x बराबर के 360 में से 40 गया 320 बचा, तो x बराबर आएगा 8 चौका 32, 40 के बराबर। ठीक है, अब ये 40 वैल्यू आपको इन सभी एंगल में रखनी है। तो 40 वैल्यू को अगर आप ए एंगल में रखेंगे तो कितना आएगा, देखो तो यहां पर रखिएगा 40 गुणा में 3 120, और 120 में से 10 माइनस करेंगे 110, तो एंगल ए जो है ये 110 डिग्री आ गया। ठीक है, दूसरा 40 यहां पे रखेंगे, 40 और 30 कितना हो जाएगा 70, तो एंगल जो बी है ये 70 डिग्री निकल के आ गया। ऐसे ही यहां पर 40 रखेंगे, 40 दूनी कितना हो गया 80, और 80 और 30 कितना हो गया 110, तो एंगल सी 110 आ गया, और ये वाला एंगल डी 70 डिग्री आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि विपरीत कोण बराबर हैं। विपरीत कोण बराबर कहां पर होते हैं, अच्छा देखो रेक्टेंगल नहीं होगा क्योंकि एंगल 90 डिग्री होते हैं, काइट नहीं होगा क्योंकि काइट में आपके ऑपोजिट एंगल बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ट्रपेजियम, ट्रपेजियम भी नहीं होगा। रीजन बिहाइंड दैट कि ट्रपेजियम में जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, इसीलिए तो यहां पर ऑपोजिट एंगल इक्वल केवल एक ही चीज में होते हैं, पैरेललोग्राम में, कि विपरीत कोण बराबर है तो समांतर चतुर्भुज आपका ये बन जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप इसमें कर सकते थे। चलिएगा अभी अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। देखो आसान क्वेश्चन है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है इसमें, बस करने का तरीका आप सभी को आना चाहिए, इजीली आप आंसर निकाल लेते। अब ये क्वेश्चन मैंने कुछ दिन पहले ही क्लास के अंदर कराया था, अगर आप लोगों ने मेरी क्लासेस देखी होंगी मैराथन्स वाली, तो ये कुछ दिन पहले ही मैंने पेपर में कराया था आपको क्लास के अंदर। आपको त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई थी, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 45 सेंटीमीटर लंबाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर दिया गया था। अब देखिएगा
ये जो तीनों साइड्स हैं हमें पता कैसे चलेगा कि ये कैसी साइड्स हैं? तो 24, 45 और 51। तो ये तीन साइड्स दी गई हैं, 24, 45 और 51। अब जरा ध्यान से समझिए, 24 को अगर मैं 3 से भाग कर इनमें कॉमन फैक्टर निकाल लो, क्योंकि कभी कभी ये साइड्स जो होती है ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होती हैं, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल की भुजाएं होती हैं। पता करने के लिए कॉमन फैक्टर ढूंढो और कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर लो कौन सी ट्रिपलेट बन रही है। तो कॉमन फैक्टर तीनों में 3 है, 3 से भाग किया तो ये 8 बनेगा, ये 15 बनेगा, ये 17। तो 8, 15, 17 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती है, उन्हीं का मल्टीपल है। तो किसी पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मल्टीपल भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती है। यानी कि ये जो साइड्स है ना, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेशन करेंगे। मैं यही बना लेता हूं। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेशन करेंगे इस तरीके से। तो एक भुजा इसमें 45 आ जाएगी, एक भुजा इसमें 24 आ जाएगी, सबसे बड़ी वाली हाइपोटेनियस 51 बन जाएगी। तो इसका जो क्षेत्रफल है आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। एक आयत की लंबाई आपको दी गई है 45, चौड़ाई को मान लीजिए b। तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? 1/2 लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, सॉरी लंबाई गुणा ऊंचाई, तो 24 गुणा 45, ये इसका क्षेत्रफल आ गया। ये बराबर है 45 गुणा b के, आयत के क्षेत्रफल के। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर रख दिया। तो यहां से 20 से 45 गया, 2 से 24 गया, 12 बार। तो b का वैल्यू आपके पास कितना निकल के आ गया? 12। अब आपको इस त्रिभुज आयत का परिमाप निकालना था। तो परिमाप का जो फॉर्मूला होता है आयत के, वो क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 45 और चौड़ाई कितनी है आपकी? 12। तो निकल के आ जाएगा 2 गुणा में 5 और ये 7, 57। 57 दूनी कितने होते हैं? 114। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 114। तो ये आंसर निकल के आ गया आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी 114। बस हो गया क्वेश्चन। बताइए क्या डिफिकल्टी थी? दो लाइन का भी क्वेश्चन नहीं था अगर ध्यान से देखोगे तो। चलिएगा अभी आगे चलते हैं हम इसको लेकर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। एक सर्कल दिया गया है, सर्कुलर शीट दी गई है जिसका जो व्यास है वो 16 दिया गया है। ठीक है, सर्कुलर शीट का व्यास 16 दिया गया है। वृत्ताकार शीट से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त काट लिया जाता है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे समझा देता हूं। देखो यहां पर मैं यहां पे इसको समझा देता हूं। आपके पास में ना एक वृत्ताकार शीट दी गई है इस तरीके से, है ना। इसका जो व्यास है वो 16 दिया गया था, तो मैं रेडियस मान लेता हूं। तो 16 अगर व्यास है तो व्यास होता है रेडियस का दुगना। ये 16 दिया गया तो रेडियस कितनी निकल के आ जाएगी? इसकी आधी यानी 8। तो ये 8 आ गई। आपने क्या किया है? इसके अंदर से एक वृत्ताकार शीट को कट कर लिया है जिसकी जो रेडियस है वो 6 के बराबर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? जो बची हुई शीट है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो बची हुई शीट का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? तो बाहर वाले वृत्त के क्षेत्रफल से अंदर वाले वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो करिएगा। तो बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल आएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल आएगा पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि अंदर वाले वृत्त की रेडियस आर है। दोनों का अंतर हमें निकालना था। तो पाई कॉमन आ जाएगा, यानी 22/7 आपने कॉमन ले लिया बाहर की तरफ। ये आर का वैल्यू कितना है? 8। तो 8 का स्क्वायर आएगा 64 माइनस ये आर कितना है? 6 के बराबर। 6 का स्क्वायर आएगा 36 के बराबर। ठीक है, तो 22/7 इंटू में ये कितना आ जाएगा? 14 में से 6 गया 8 बचेगा, 5 में से 3 गया 2 बचेगा। तो 7 चौक 28 और 22 चौक 88। तो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो क्षेत्रफल है वो शेष बच जाएगा। बस ये इसका आंसर हो गया निकल के। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते थे। अब देख लो कौन सा ऑप्शन दिया गया। 88 ऑप्शन नंबर आपको 4 यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में था जो रिलेटेड था एक मेंसुरेशन के क्वेश्चन से, है ना। अब इसको समझिए। धातु का एक ठोस घनाभ के आकार का बक्सा है जिसकी विमाएं 200 बाई 50 बाई 100 सेंटीमीटर दी गई हैं। इसे पिघलाकर एक ठोस घन के रूप में आपने जो है ढाल दिया है। दोनों ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अंतर बताना था। प्रश्न को पढ़ लिया सब लोगों ने? अब समझिए कैसे करना होता है। देखो आपको ना क्या दिया गया था? आपको दिया गया था एक घनाभ। तो एक घनाभ बना लेते हैं पहले। एक घनाभ आपने बना दिया है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दी गई थी 200 गुणा 50 गुणा 100। ठीक है, तो ये 200, 50 और 100। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा निकल के वो कितना आएगा? 200 गुना में 50 गुना में 100। ये इसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इसी को पिघला के घन बनाया है। तो आपको पता है कि घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है ना। तो यानी कि इसकी भुजा को मैं ए मान लेता हूं। तो इसका जो वॉल्यूम या आयतन निकल के आएगा घन का, तो घन का आयतन निकल के आएगा ए क्यूब। ठीक है,
लेकिन आप एक चीज जानते हैं कि जब आप इस घनाभ को पिघला के इस घन को बना रहे हैं ना, तो घनाभ का जितना आयतन होगा उतना ही आयतन इसका घन का भी होगा, क्योंकि इसी को पिघला के आपने इसको बनाया है। तो दोनों के जो आयतन है वो आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे आपके। तो ये वॉल्यूम जो है आपका ये किसके बराबर होगा, ए क्यूब के। तो बेसिकली ये ए क्यूब जो है ये बराबर निकल के आ जाता है आपके सामने किसके, 200 मल्टीप्लाइड बाई 50 इंटू में 100। तो ए क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, 2 और एक 3 और 2 5 और एक 6। तो एक के आगे 6 जीरो आ जाएंगे यहां पर, ठीक है। इतने सेंटीमीटर क्यूब निकल के आ जाएगा। तो जो ए का वैल्यू है इसका क्यूब रूट निकालोगे तो ये 100 के बराबर आएगा। तो ए की वैल्यू आ गई यहां से 100। आपको इसका टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, वो बराबर होता है 6a²। तो 6 गुणा में 100 का स्क्वायर आता है 10,000, तो बराबर निकल के आ गया 60,000, 60,000। तो इतना इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया आपके पास निकल के आएगा 2 इंटू में ये होता है LB। LB मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। मैं लिख देता हूं फॉर्मूला, LB प्लस में BH प्लस में HL। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखूंगा 2 इंटू में LB मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10 तो ये 10,000 आ जाएगा, प्लस में BH इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 आ जाएगा, प्लस HL 200 और ये इसकी तो ये 20,000 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 गुणा में कितना आ गया 35,000, 35 दूनी कितना हो गया 70,000। तो दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अंतर निकालोगे कितना निकल के आएगा, तो एक 70,000 है एक 60,000 है। तो 70,000 में से 60,000 को माइनस करोगे तो 10,000 के बराबर ये निकल के आ जाएगा, 10,000, ठीक है। तो बस ऑप्शन में चेक कर लेंगे 10,000 कहां पे है, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का जो अंतर है वो कितना निकल के आ जा रहा है, 10,000 इसका आंसर निकल के आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर जो बी में आपको दिया गया है, तो मैं एक बार मार्क कर देता हूं, ऑप्शन बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। एक बार मैच भी करते रहेंगे साथ साथ आप लोगों ने क्या आंसर लगाया है इसका, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, आसान क्वेश्चन था ये तो, यहीं पे छोटा सा क्वेश्चन है। आरोही क्रम में डाटा दिया गया है, बढ़ते क्रम में इनका माध्य आपको दे दिया गया है। माध्य क्या होता है बेटा, सबको जोड़ो फिर उसको टोटल डाटा से डिवाइड कर दो, माध्य होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 संख्याएं दी गई हैं, सबको जोड़ लो। तो 42 प्लस में 48 प्लस में x प्लस में 15 प्लस में x प्लस में 17 प्लस में x प्लस में 20 प्लस में 58 प्लस में 60, ये 7 संख्याएं हैं, सातों को जोड़ के 7 से भाग कर दो तो ये निकल के आएगा 53 के बराबर, क्योंकि इनका माध्य दिया गया है, ठीक है। तो यहां से x का वैल्यू निकालना है, तो ये बनेगा आपके पास में 3x प्लस में, इन सबको जोड़िए कितना आ रहा है, 2 और 8 हो गए 10 और 5 15, 15 और 7 22 और 22 और 8 हो गए 30, 30 का 0 आ गया, यहां से लगे 3, 3 और 6 कितने हो गए 9, 9 5 14, 14 और 2 16, 16 और 1 17, 17 और 1 18, 18 4 22 और 22 और 4 26, 260 बराबर के 7 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, 7 या 21 का 1, ठीक है। हासिल कितना लगा आपका 2 7 35 और 2 37, 371 आ गया। तो 3x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 111। तो x का वैल्यू निकल के आएगा 3 3 9 और 3 7 21 37। तो x का वैल्यू कितना आ गया 37। अब आपको पता है कि जब संख्याएं आरोही क्रम में लिखी हो, बढ़ते क्रम में लिखी हो और टोटल डाटा कितना है आपके पास 7, मतलब n का जो वैल्यू है 7 है, जो कि एक विषम संख्या है, ठीक है। तो माध्य का क्या होती है, बीच वाली संख्या। तो टोटल नंबर देखो, 3 नंबर इधर से छोड़ो और 3 नंबर इधर से छोड़ो, तो टोटल जो बीच वाला नंबर आएगा वो आपकी माध्य का आएगी, यानी कि मीडियन जो निकल के आ जाएगा यहां से वो निकल के आएगा x प्लस में 17। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 37, 37 प्लस में 17, तो कितना निकल के आ जाएगा आपका ये 7 7 14 का 4, 3 4 और 1 5, तो ये 54 के बराबर निकल के आ गया आपका। तो आपसे यही क्वेश्चन में पूछा गया था आंकड़ों का माध्य का कितनी होगी, यानी मीडियन कितना होगा। तो राइट आंसर आ जाता है इसका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 54, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन था आपका, इजीली आप कर सकते थे इसको। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट से। ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। आपको बोला गया था आपको क्या करना है, ये एंगल्स दिए गए हैं एक दिन के, किसी दिन के बच्चे ने जो काम करा एक दिन के अंदर क्या क्या काम करा उसको पाई चार्ट के डिफरेंट एंगल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। तो आप एक चीज जानते हैं कि एक दिन में होते हैं 24 घंटे
और सर्कल के सेंटर पर होता है एंगल 360 डिग्री का। जो पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं तो 360 डिग्री में रिप्रेजेंट करेंगे किसको, 24 घंटे को। तो 24 घंटे के समय को आपने 360 डिग्री में रिप्रेजेंट कर दिया। अब बोला गया था कि भैया बच्चे ने जो नींद और स्कूल के क्रियाकलापों में जो टाइम निकाला उसका अंतर कितना है। ठीक है, तो पहले यहां से 1 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 24/360, 24/360। अब देखो स्कूल यहां पे है और आपका नींद यहां पे है, दोनों का अंतर कितना निकल के आ रहा है, 30 डिग्री का। ये 120 है, ये 90 है, दोनों का अंतर कितना है, 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री आपको यहां पे निकाल देना था। 1 डिग्री की वैल्यू आपको पता है, 30 डिग्री की निकाल दो 30 से गुणा करके, 24/360। तो ये आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 12 बार कैंसिल हो जाएगा, 12 से ये 2 बार कैंसिल। तो 2 घंटे का समय निकल के आ रहा है कि बच्चे का जो अंतर आ रहा है नींद का और स्कूल का, वो 2 घंटे निकल के आ रहा है। ये हो गया क्वेश्चन। देखिएगा सेकंड्स में क्वेश्चन करने वाले थे, ऐसा नहीं था कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन था, तो आप आसानी से इनके आंसर कर सकते थे। ये देखो पेडागोजी का क्वेश्चन था कि पेडागोजी तो बहुत ही आसान इस पेपर में पूछी गई थी। एक विद्यार्थी ने x माइनस के 4 बराबर 3 का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया, तो उसने 4 को 3 से घटाकर कार्य को पूरा कर दिया। तो 3 में से 4 को उसने ऐसे घटा दिया। ठीक है, तो बेसिकली उसने क्या किया, जो ट्रांसपोजिशन या पक्षांतरण की एल्गोरिदम होती है उसका गलत उसने प्रयोग किया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना, चौथा वाला विकल्प हो जाएगा कि विद्यार्थी ने जो गलती करी है वो एल्गोरिदम बेस्ड एरर है, उसे सही तरीका नहीं पता था इसलिए उसने गलती कर दी वहां पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 39 है। बोला गया था विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो आपका है वो ट्रू नहीं है, ये आपको बताना था। तो पहला वाला स्टेटमेंट पढ़ो, एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द गिवन नंबर। पहला ही गलत है इसमें, क्योंकि फैक्टर जो होता है किसी भी नंबर का वो हमेशा संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। ठीक है, जैसे कि आपका 6 है, तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 1, 2, 3 और 6। जो संख्याएं 6 को डिवाइड कर दें वो 6 के फैक्टर हैं, तो ये हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा, बड़ा नहीं होता कभी भी। तो पहला वाला स्टेटमेंट ही गलत है इसमें। चलिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला गया था यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू इंट्रोड्यूस द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। एक वर्ड यहां पर यूज किया गया है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रायोगिक, प्रायोगिक प्रायिकता। प्रायोगिक मतलब जो प्रयोग के द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा सिखाई जानी है। तो जब आप किसी प्रायिकता के कंसेप्ट को प्रयोग के द्वारा सिखा रहे हैं तो उसके लिए आपको कोई ना कोई प्रयोग करना पड़ेगा। तो पहला वाला विकल्प था गिविंग द एग्जाम्पल, तो केवल एग्जाम्पल देकर बच्चे को आप उसका प्रैक्टिकल नहीं करा रहे हो, प्रैक्टिकली बच्चे को सिखाना है। तो तीसरा वाला विकल्प बेस्ट होगा, टॉसिंग अ फेयर कॉइन, जो आपका एक निष्पक्ष सिक्का है उसको उछालना कई बार और उसके जो रिजल्ट्स हैं उसको नोट डाउन करना। इससे बच्चा ज्यादा जल्दी सीखेगा प्रैक्टिकल तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा, 41 देख लीजिएगा। 40 तो हम लोगों ने कर लिया है, 41 एक बार देखिएगा। Which of the following represent the most appropriate reason of the assessment at the upper primary stage। तो अपर प्राइमरी स्टेज पर जो असेसमेंट किया जाता है बच्चे का, उसके बारे में पूछा गया, क्या सही होगा। तो पहला है कि टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल एंड द स्पेसिफिक नीड ऑफ द लर्नर। बिल्कुल सही बात है कि एक विद्यार्थी की व्यक्तिगत और विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचानना, ये इसलिए मूल्यांकन किया जाता है, आकलन किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा भी सही है, टू फाइंड आउट द वॉट एक्सटेंट द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम हैव बीन अचीव। शिक्षा के उद्देश्यों को किस हद तक प्राप्त कर लिया गया है, यह पता करना ही मूल्यांकन होता है। तो सेकंड वाला भी इसमें सही लिखा हुआ है। टू फाइंड आउट वेदर द स्टूडेंट हैव लर्नड अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर। स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो होता है ना, वो बेसिकली एक एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करता है कि बच्चा एल्गोरिदम से प्रॉब्लम को सोल्व करना सीख गया कि नहीं सीख गया है। ये चीज हम आकलन नहीं करते हैं। साथ के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चा सेलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, इस पे आधार पर आकलन नहीं किया जाता है। तो पहला और दूसरा सही है, तो पहला विकल्प सही हो जाता है, ए एंड बी सही है इसके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन। बताइए कितना आसान क्वेश्चन था। क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं जिनके सीमित विकल्प होते हैं। तो पहला वाला देखो, इसका आंसर है 4, लिस्ट 4 नेचुरल नंबर बिटवीन 104 एंड 109। क्योंकि इसमें हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन ही होंगे ना, 4 नेचुरल नंबर लिखने हैं, 104 के बाद 105 आ जाएगा, फिर 106 आ जाएगा, फिर 107 आ जाएगा, फिर 108 आ जाएगा। तो 4 ही विकल्प हैं, इनके अलावा कोई और आंसर हम नहीं कर सकते। तो सीमित विकल्प होते हैं तो वो क्लोज एंडेड कहलाता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव मैथमेटिक्स क्लासरूम।
तो एक इफेक्टिव मैथमेटिक्स क्लासरूम का कौन सा जो है आपका एक कैरेक्टरिस्टिक है, लक्षण है, वो आपको बताना है। देखो पहला है एनकरेज द इंडिविजुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क, कि व्यक्तिगत तरीके से बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क को डेवलप करना है, रादर देन दी ग्रुप वर्क में नहीं कराना है, बल्कि ग्रुप वर्क तो अच्छा माना जाता है, तो इसलिए गलत हो गया है। ठीक है, प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू सोल्व प्रॉब्लम इन मल्टीपल वेज, ये सही हो जाता है। ये इफेक्टिव तरीका होता है कि एक बच्चे को एक समस्या को सोल्व करने के अनेक तरीके हमें बताना। ठीक है, कि समस्याओं के बहुत सारे तरीकों से हल करने के अवसर विद्यार्थी को प्रदान करना, ये बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी फॉलोड यूजिंग द क्वेश्चनिंग एज अ टूल ऑफ असेसमेंट इन क्लासरूम, कक्षा में प्रश्न पूछने को आकलन के एक साधन के रूप में उपयोग करते समय निम्नलिखित में से किसका अनुपालन करना चाहिए। पहला है आस्किंग टू मैनी क्वेश्चंस विदाउट पॉज, बिना रुके बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लो, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है बच्चे के लिए। ठीक है, आस्किंग अ क्वेश्चंस एंड आंसरिंग इट योरसेल्फ, क्वेश्चन पूछ के आंसर खुद से कर रहे हो तो इसका मतलब बच्चे को सीखने का मौका नहीं मिल रहा है, तो ये भी गलत हो गया। आस्किंग द क्वेश्चन ओनली फ्रॉम द लो अचीवर, तो केवल लो अचीवर से पूछ रहे हो, ये भी गलत हो गया, तो डी वाला सही हो गया। आस्किंग क्वेश्चन फॉर एसेसिंग द एरर्स एंड मिसकंसेप्शन, कि बच्चों से क्वेश्चन जो है पूछने चाहिए उनके जो मिसकंसेप्शन है, उनकी जो गलतियां हैं, एरर्स हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45। इसमें ये क्वेश्चन जो था एसोसिएटिव वाले लो, कॉम्यूटेटिव वाले लो से आ गया। ये आपको दिया गया था x प्लस में 5 प्लस में 7y, तो आपने पहले क्या किया होगा, इसको ऐसे चेंज किया होगा, 5 प्लस में x प्लस में 7y, पहले आपने इसको ऐसे चेंज किया होगा इन दोनों को। तो यहां कौन सा नियम रूल यूज हुआ, 5 प्लस एक्स को हमने x प्लस 5 को 5 प्लस एक्स लिख दिया, कॉम्यूटेटिव लो यूज हुआ पहले। अब हमने क्या कर दिया, 5 को अलग लिख लिया और x को और 7 को एक साथ ग्रुपिंग करके ले लिया। तो जब ग्रुपिंग करके लेते हैं तो क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। तो कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव दोनों लो यहां पर प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, क्रम विनिमय और आपका साहचर्य दोनों ही नियमों का प्रयोग किया गया है। चलिएगा नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आ जाइएगा। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 प्रमोट्स अ स्पाइरल अप्रोच फॉर द मैथमेटिक्स करिकुलम एट मिडिल स्कूल लेवल, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस अप्रोच इज। देखो होता क्या है कि अगर हम बात करते हैं यहां पर स्पाइरल अप्रोच क्या होती है, सर्पिल दृष्टिकोण क्या होता है करिकुलम को बनाने का, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ टॉपिक्स या सभी टॉपिक्स आप हर लेवल पे पढ़ते हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी है, क्लास 8 में 7 में थोड़ी सी डेफिनेशन है, फिर 8वीं क्लास में प्रोबेबिलिटी का थोड़ा बड़ा लेवल है, 9वीं क्लास में थोड़ा बड़ा लेवल है, 10वीं में और ज्यादा लेवल आ जाता है। तो मतलब क्या होता है कि हम एक ही कंसेप्ट को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिफिकल्टी के पढ़ाते हैं हर लेवल पर बच्चे की आयु और क्षमता के अनुसार। तो सेकंड वाला ऑप्शन, इंक्लूडिंग द कंसेप्ट इन अ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिफिकल्टी बाय ब्रीफ रिविजिटिंग द कंसेप्ट टॉट प्रीवियसली। ठीक है, कठिनाई के बढ़ते क्रम में अवधारणाओं को शामिल करते हुए पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं का संक्षिप्त रूप में पुनरावलोकन करना। तो इसका जो सेकंड वाला है ये करेक्ट आंसर यहां पे बन जाता है। चलिएगा नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट द नंबर 6 इज यूज इन द कार्डिनल सेंस। ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार कराया हूं क्लास के अंदर भी, पेडागोजी की क्लास में, और बार बार बोलता था कि बेसिक नंबर सेंस से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, दोनों ही पेपर के अंदर। ठीक है, तो आप लोग शायद अब इस बात को समझे होंगे कि बेसिक नंबर सेंस से क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में बनता है और आप इसका आंसर कर पाए होंगे। देखो हमारे पास 2-3 तरीके के नंबर होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं नॉमिनल नंबर, कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर। तो जो कार्डिनल नंबर होते हैं वो नंबर होते हैं जब संख्या को टोटल सेंस में बोला जाता है, कि जो संख्या किसी चीज का टोटल दिखा रही हो वो कार्डिनल नंबर होगा, जो संख्या किसी चीज का ऑर्डर दिखा रही हो वो ऑर्डिनल नंबर होगा, और जो संख्या किसी चीज का नाम दिखा रही हो वो नॉमिनल नंबर होगा। तो यहां पर क्या था, कार्डिनल था, टोटल सेंस में कौन सा बोला गया है, तो देयर आर 6 एलिमेंट इन अ सेट, कि एक सेट के अंदर 6 तत्व हैं, ये टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यही हो जाएगा कार्डिनल नंबर में। ठीक है, चलिएगा आप अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। इसको सोल्व करना था भाई, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, आंसर निकल के आ जाता है आपका। सिंपल कैलकुलेशन यदि काटना फीटना इसके अंदर है, 0.125 है, मल्टीप्लाइड बाई 57.8 है मल्टीप्लाइड बाई 0.729 है। ठीक है, नीचे आ जाता है डिवाइडेड बाई 0.017 मल्टीप्लाइड बाई 0.0081। ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड बाई 0.25, ये दिया गया है।
अब सबसे पहले एक बार चीज देखेंगे इसमें कि दशमलव के बाद में कितने कितने अंक कहां कहां पे आ रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा वो और बता देता हूं आपको कि वो कैसे हमें चेक करना पड़ता है कि दशमलव के बाद कितने कितने अंक कहां पे आ रहे हैं। देखो यहाँ पे दशमलव के बाद में 3 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद में 1 अंक है, कितना हो गया 4 और 3 7। तो इस वाली ऊपर वाले नंबर में दशमलव के बाद टोटल 7 अंक निकल के आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 ये रहे और 4 ये रहे, कितने 7 और ये 2 ये रहे 9। तो नीचे मतलब 2 अंक ज्यादा है, नीचे क्या है आपके 2 अंक ज्यादा है नीचे की तरफ। तो यहाँ पर टोटल कितने हैं 9। तो आप सारे दशमलव उड़ा दो, यहाँ का दशमलव, 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 क्योंकि नीचे दो दशमलव के स्थान ज्यादा थे तो इसीलिए हमें ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ जाएगी 100 से। किससे? 100 से। अब ये बैलेंस हो गया, अब ये क्या हो गया पूरा का पूरा बैलेंस हो गया। अब दशमलव के स्थानों के अंक बराबर आ गए। ठीक है, क्योंकि हमने 100 से गुणा इसलिए किया दशमलव के बाद 2 अंक ज्यादा थे नीचे की तरफ। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो इसको, तो ये आएगा 17 तिया 51, 17 चौका 68, 100 ये आ गया 25 पंजे 125, 5 बार चला जाएगा और 81 से करेंगे या आपका जो है आपका 9 अट्ठे 72, 9 बार चला जाएगा टोटल। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे आप यहाँ से ऊपर जो वैल्यूज आपके पास बची। तो 5 चौका 20 का 0, 5 तिया 15 और 2 17, 170 मल्टीप्लाइड बाई 9, 17 नंबर कितना हो गया 153। ठीक है, और 1 0 ये वाला और 2 0 ये वाले, तो आपके पास आ जाएगा 1,53,000, तो जो कि सेकंड ऑप्शन में दिया गया है। बस ये आंसर आ जाएगा आपका। तो आसान क्वेश्चन था, काट फीट के इसका सॉल्यूशन निकाल लेते। बोला गया था इफ द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 392 देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एचसीएफ। आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि दी गई संख्याओं का एचसीएफ जो होता है उनके एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो हमें क्या करना है, ऐसा ऑप्शन ढूंढना है इसमें से जो 392 को कंप्लीटली डिवाइड ना करे। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा होगा 42। तो 42 से आपका 392 डिविजिबल नहीं होगा, तो आपका जो एचसीएफ है वो 42 कभी भी नहीं हो सकता। इन तीनों से ये डिविजिबल है तो ये तीनों एचसीएफ हो सकते हैं। ठीक है भाई, चलिएगा अभी अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूं। जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हमने कैसे सोल्व किया, क्या उसका आंसर निकल के आया, आइए उसको एक बार देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी आसान था, फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन था। देखिएगा इसमें क्या था कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। तो भाई इस प्रोडक्ट ये जो प्रोडक्ट दी गई है इसका फैक्टर नहीं होगा, ऐसा कौन सा नंबर यहां पे दिया गया है। तो जिस नंबर से ये डिविजिबल नहीं होगा वही इसका फैक्टर हो जाएगा। तो 14 से कैंसिल आउट करेंगे, देखो इसको 14 ही कहना, 14 14 दूनी 28, ये पूरा पूरा कट जा रहा है 14 से, इसका मतलब 14 इसका फैक्टर होगा। 15 छक्का 90, 90 पूरा पूरा कट जा रहा है तो ये भी इसका फैक्टर होगा। 12 से करेंगे 12 दूनी 24, ठीक है, और 12 दूनी 24 पूरा पूरा कट जा रहा है तो बचा क्या 13, 13 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं हो सकता। हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन याद है क्या मनवा, अभी कुछ दिन पहले बताया था, ये पेपर में प्रीवियस ईयर का रिपीटेड क्वेश्चन है और इसमें डिजिट भी चेंज नहीं हुई है, इसमें कोई डिजिट भी इन्होंने चेंज नहीं करी है, रिपीटेड क्वेश्चन है एज इट इज, कोई भी चेंज नहीं है, डिजिट भी सेम है इसके अंदर। तो ये है ए बी ए, इसको 5 से गुणा करनी है। ठीक है, जिसने प्रीवियस ईयर लगाए होंगे ना वो पेल के आया होगा पेपर को अच्छे से। ठीक है, देखो तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे बी आ गया वापस से, ये 4 आ गया और ये आपका 4 आ गया। ठीक है, तो ध्यान से देखो 5 की गुणा इसमें करता हूं यहां पर मैं, ठीक है, 5 की गुणा यहां पे करता हूं तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो मैंने ऑप्शन से जाने वाला तरीका बेटर बताया था। एक चीज ये है कि अगर मैं यहां मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 44 आ रहा है। देखो 5 की गुणा यहां पे क्या करें कि 40 के आसपास का नंबर आ जाए। तो अगर मैं 8 रखता हूं ना यहाँ पे तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। तो 8 ऑप्शन ए की वैल्यू कहां पर है, यहां पर। तो बस ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन, कि ए बराबर 8 है, बी बराबर 9 है। बैलेंस करके देख लो, यही नंबर निकल के आएगा। हो गया बस क्वेश्चन। तो इस तरीके से चेक करना होता है आपको इसको। चलिए नेक्स्ट, अब आगे चलिएगा जरा। ये परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर फिर से आ गया, कल वाले पेपर में भी आया था ये, आज फिर से आ गया। हर साल रिपीट होता है, इस बार भी रिपीट हो गया कि x वो न्यूनतम संख्या है 77 51 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाती है। तो क्या होगा, तो 77 51 को ले लीजिएगा, इसको पूर्ण वर्ग निकालने के लिए ले लीजिएगा, 2 2 का जोड़ा बना लो, तो 8 अट्ठे 64, तो 8 अट्ठे 64 ये आ गया आपका। माइनस करेंगे कितना बचेगा आपका 3 और 1, अगला वाला जोड़ा लिख लेंगे, 8 का दुगना कर लेंगे 16 के बराबर आ जाएगा। 16 कितने, 16 अट्ठे 128, 8 बार करेंगे इसको तो 16 अट्ठे 128 का कितना, 8 अट्ठे 64 का 4 आ जाएगा ये। तो 8 अट्ठे 64 का 4 आ गया।
8 छंग 48 और 6 कितने हो गए, 54 का 4 आ गया, ठीक है। तो 8 छंग 48 और 6, 54 का 4 आ गया, हंस लगे 5 और 8 का ना 8 और 5 13, ये निकल के आ गया। तो 51 में से 44 माइनस करेंगे तो क्या बच रहा है 7, तो 7 आपके पास आ रहा है। तो x का वैल्यू कितना आ गया 7, क्योंकि x वो वैल्यू थी जो आपको घटानी थी। तो x का वैल्यू आपके पास में निकल के आ गया 7। आपको वैल्यू फाइंड करनी थी 3x माइनस के 5 की, तो 3x माइनस के 5, तो 3 सत्ते 21 और 21 में से 5 को माइनस करेंगे 16, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 16। चलिएगा अभी आगे चलते हैं अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस की तरफ जो अलजेब्रा में पूछे गए थे आपके। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन था, मैं करके बता देता हूं किस तरीके से करना था आपको, ठीक है। चलिएगा तो 5x माइनस के 3y 6x प्लस 5y, तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार लिख लेता हूं आपको कराने के लिए। चलिएगा यहां पे करा लेते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन आपके पास में था 5x माइनस के 3y, तो 5x माइनस के 3y और दूसरा था आपका 6x प्लस 5y, तो 6x प्लस में 5y माइनस के आगे था आपका 3x प्लस में 7y और ये था 4x माइनस के 5y, 4x माइनस के 5y, ठीक है। अब दो तरीके बताए थे मैंने आपको, दो तरीके क्या बताए थे इसके, डायरेक्ट करना चाहते हो तो केवल उन टर्म्स की मल्टीप्लाई करो जहां पे एक्स वाई चाहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन में एक्स वाई का प्रोडक्ट निकालना था, एक्स वाई का गुणांक निकालना था। तो देखो दो तरीके हैं, या तो पूरा मल्टीप्लाई कर लो या केवल एक्स वाई के गुणांक निकाल लो। देखो कैसे करेंगे, तो यहां से इसकी गुणा जब यहां पे करूंगा तब एक्स वाई आएगा, इसकी गुणा जब यहां पे करूंगा तब एक्स वाई आएगा। तो इन दोनों टर्म्स में एक्स वाई यहां पे आएगा, इन दोनों टर्म्स में एक्स वाई यहां पे आएगा, तो केवल हम एक्स वाई वाला टर्म निकाल लेते हैं। तो 5 की गुणा जब मैं 5 में करूंगा तो 25 आएगा, तो 25xy ये प्लस का रहेगा। जब 3y की गुणा 6x में होगी तब आएगा माइनस के 18xy, ठीक है। तो यहां की टर्म से तो ये आ गया यहां पे देख लीजिएगा बाहर माइनस है ब्रैकेट के, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो 3x की गुणा 5 में करेंगे तो 5 तिया 15 माइनस का आता, क्योंकि 3x प्लस का है माइनस का 5 भाई है, 5 तिया 15 माइनस और इस माइनस की वजह से प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 15y। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई यहां 7 चौक 28 प्लस का होता है, इसकी वजह से माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 28 xy, 15xy और माइनस के 28xy। बस x y को सोल्व कर लिया, हमारा आंसर हमारे पास में आ गया। तो इसको टोटल सोल्व करेंगे तो 25 और 15 40 और 40 ये 46 हो गया, तो माइनस के 6xy बचेगा आपके पास में। तो xy का जो कॉफिशिएंट है वो आ गया माइनस का 6, तो बस ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका भाई, करेक्ट आंसर आ जाएगा माइनस का 6, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन जो था ये भी आपका फैक्टर करने वाला था, मैं इसको भी करा देता हूं। देखो अलजेब्रा के 3 क्वेश्चन आए थे, वो थोड़े से हल्के से कैलकुलेटिव थे, बाकी और कुछ नहीं था इसमें। चलो इसको भी सोल्व करा देता हूं मैं। ये क्वेश्चन को जिस तरीके से दिया गया था आपका 81x स्क्वायर माइनस के 126xy प्लस में 49y स्क्वायर माइनस के 5x प्लस में 3y का होल स्क्वायर। ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म आप देख रहे हैं ना, ये एक परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है। ये 9x का स्क्वायर, ये 7y का स्क्वायर, और ये 2 इंटू 9x इंटू 7x, तो यानी कि ये 9x माइनस के 7y का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 5x प्लस में 3y इसका होल स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे यहां पे, तो ये आता है a प्लस बी, तो 9x माइनस के 7y प्लस में 5x प्लस में 3y, ठीक है। दूसरा आ जाएगा 9x माइनस के 7y माइनस के 5x और माइनस के 3y, ठीक है। तो 9 और 5 कितना हो गया आपका 14x और माइनस के 4y। यहां पे आ जाएगा आपका 9 में से 5 गया, कितना बचा आपका 4x और माइनस के 10y, ठीक है। अब यहां से 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा आपका 7x माइनस के 2y, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा तो आपके पास बचेगा 2x माइनस के 5y, ठीक है। तो ये टोटल आपके पास बच गया 4 इंटू में 7x माइनस के 2y और 2x माइनस के 5y।
अब ऑप्शन में क्या दिया गया था वो चेक कर लेंगे, 7x माइनस के 2y ऑप्शन में दिया गया था। तो एक बार ऑप्शन में लेके चलता हूं आपको। तो ये जो 7x माइनस के 2y है ना, ये ऑप्शन में आपको दिया गया है, देखिएगा। तो 7x माइनस के 2y जो है ये ऑप्शन में दिया गया है, तो ये 54 का पहला ऑप्शन इसका आंसर बन जाता है। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी थोड़ा सा अलजेब्रा से रिलेटेड था, सिंपल कैलकुलेशन थी, इसको भी सोल्व करना था। मैं बता देता हूं कैसे करना था। चलिएगा, अलजेब्रा के थोड़े क्वेश्चन कैलकुलेटिव मान सकते हो, बाकी पूरा पेपर आसान था। 7x माइनस के 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस के 1/7 अंदर दिया गया था 2x माइनस के 1 माइनस के x डिवाइडेड बाई 2 बराबर के 4 के बराबर दिया गया था। तो इसको सॉल्यूशन करना था, पहले x का वैल्यू निकालना था। तो चलिएगा, कैलकुलेट करके पहले x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या निकल के आएगा इसमें। तो मैं यहां से ऊपर करता हूं इसको, 7x माइनस के 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस के, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 14 निकल के आ जाएगा। और इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 1/7 आ जाएगा, और ये 2 दूनी 4x, माइनस की वजह से अंदर के साइन चेंज, तो -1 प्लस में x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4। ये 7 दूनी 14 और 14 का और 4 का जो एलसीएम निकल के आएगा वो 28 निकल के आ जाएगा, 28। ठीक है, तो 4 सत्ते 28, 7 की गुणा यहाँ पे करेंगे तो 7 सत्ते 49x माइनस के 7 माइनस के, अब यहाँ पर ये 7 दूनी 14 है, 14 दूनी 28, 2 की गुणा करनी है, तो ये 4x है, 4x में 2 की गुणा माइनस का 8x आएगा, माइनस की वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कितना 2 है, तो ये 2 आ जाएगा, क्योंकि 14 दूनी 28 होता है, 2 की गुणा x में करेंगे तो ये माइनस का 2x आ जाएगा। तो ये आपके पास बचा, दैट इज इक्वल टू 4। तो 49 में से 8 गया, सॉरी 10 गया, 39x बचेगा, और ये 7 में से ये गया आपका, तो माइनस का 5 बचेगा। ठीक है, डिवाइड, ये 28 की गुणा यहाँ कर दो, तो 4 अट्ठे 32 का 2, 4 दूनी 8 और 3 11। ठीक है, हासिल कितने लगे, 100, ये आ गया। तो 39x इज इक्वल टू, ये जोड़ेंगे तो 117 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आएगी 117 बटे ये निकल के आएगा 39, तो ये आएगा 13 नम्मा 117, 13 तिया 39। ठीक है, 13 नम्मा 117, 13 तिया 39। ठीक है, तो क्या आंसर निकल के आ जा रहा है भाई इसका, एक सेकंड, कहां पे गड़बड़ कर दी हमने इसमें, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ इसमें, एक बार चेक करेंगे, कहीं पर कैलकुलेशन हमने गलत की है इसमें, एक बार जो है क्रॉस चेक करके देखेंगे सारे लोग, कहां पे कैलकुलेशन गड़बड़ हुई है इसमें। हाँ, कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं है, सही है, तो 3 वैल्यू निकल के आ गई। कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं है, सही है इसमें। रीजन क्या है कि क्वेश्चन में ना आपसे वैल्यू पूछी गई है 5x माइनस के 3 मिला के। तो मैं एक बार दिखा देता हूं वैल्यू क्या पूछी गई है आपसे। तो वैल्यू पूछी गई है 5x माइनस के 3 डिवाइडेड बाई 3x माइनस के 1। तो आपने यहां से जो वैल्यू निकाला x का कितना आ गया 3, तो x का वैल्यू आपने 3 निकाला। अब इसको उठा के यहां पे रख देना है, तो ये आ जाएगा 5 गुणा में 3 माइनस के 3 डिवाइडेड बाई में 3 गुणा में 3 माइनस के 1। 5 दिया 15, 15 में से 3 गया 12 बचेगा, नीचे बच जाएगा 8। तो ये 3/2 के बराबर निकल के आता है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो अभी अगला जो क्वेश्चन है वो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। ये भी आसान सा क्वेश्चन था, इसको भी आप इजीली सोल्व कर लेते हैं। मैं बता देता हूं, देखो 2 वस्तुएं हमारे पास में थी प्रॉफिट एंड लॉस में, एक वस्तु को ए मान लो, एक वस्तु को बी मान लो। हमें दोनों के सेलिंग प्राइस दिए गए थे 348, तो प्रत्येक को 348 पर बेचा। पहले पर उसको क्या हो गया, 20% का प्रॉफिट हो गया, दूसरे पर 13% की हानि हो गई। तो पहले सीपी निकाल लेते हैं। तो सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो सीपी को आपने 20% ज्यादा पर बेचा होगा तब प्रॉफिट हुआ होगा, तो यानी आपने इसको 120% पर बेचा होगा। तो 120% पर बेचेंगे 348 में, तो इसका सीपी कितना निकल के आ जाएगा, पहली वाली वस्तु का 0 से 0 चला गया, यह आ जाएगा 12 दूनी 24, 10 12 नम्मा 108, 29। तो 290 रुपए जो है यहां से पहली वस्तु का सीपी निकल के आ गया। दूसरी वस्तु का सीपी निकालिएगा, आपने इसको 13% की हानि पर बेचा, तो 100 में से 13 माइनस करेंगे 87, यानी 87% पर आपने बेचा होगा, बेचा था 348 में। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा आपका ये 87 से 7 चौक 28, 4 अट्ठे 32, 4 बार चला जाएगा। तो सीपी की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 400। तो सीपी 400 आ गया, तो टोटल सीपी कितना आ गया आपके पास में, देखो
तो टोटल सीपी कितना आ गया, 290 में 400 आप लोग जोड़ दो तो ये आ गया 690। तो टोटल सीपी था वस्तुओं का 690। टोटल सेलिंग प्राइस कितना है ये देख लो एक बार। तो टोटल सेलिंग प्राइस है 2 गुणा में 348। तो एक वस्तु का मूल्य 348 था बेचने का, दो का कितना आ जाएगा 696। तो टोटल आप देखेंगे तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 6 का प्रॉफिट हो गया, यहाँ पर 6 का प्रॉफिट आपके सामने आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। तो छोटा सा क्वेश्चन था, इजीली आप आंसर निकाल लेते हैं इसका। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन था। तो ये भी आसान सा ही क्वेश्चन था, इसमें डिफिकल्ट कुछ नहीं था। 16,000 रुपए का प्रिंसिपल था, अमाउंट हो गया x रुपए, कितने 2 सही 1/3 वर्षों में। तो आपको बताना था कि भैया कितना इसमें x का वैल्यू होगा, अमाउंट निकालना था। ठीक है, तो मैं इसको करा देता हूं, चलो तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं फटाफट से। प्रिंसिपल जो था वो आपको दिया गया था 16,000 प्रिंसिपल था। रेट परसेंट जो थी आपकी वो आपको दी गई थी 15%, 15% दी गई थी। और बाकी की जो चीजें थी इसमें आपको ईयरली के हिसाब से निकालनी थी। टाइम जो दिया गया था 2 सही 1/3 दिया गया था, 2 सही 1/3। तो पहले रेट को ना टाइम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 साल तो पूरे हैं, तो 1 + 1 प्लस और इसको लिखेंगे 1/3। तो इनके अकॉर्डिंगली अगर मैं रेट को निकालूंगा तो पहले साल की रेट 15% रहेगी, है ना। फर्स्ट ईयर वाली रेट 15% रहेगी, दूसरे साल वाली 15 रहेगी। तो 1/3 साल के लिए रेट कितनी होगी, रेट भी 1/3 हो जाएगी, यानी 5% रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से रेट निकालनी होती है। अब यहां पर अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल दिया गया था 16,000, ठीक है, इनटू में। तो पहले साल जब 15% का रेट बढ़ेगा तो ये 115% हो जाएगा, दूसरे साल भी 15% बढ़ेगा तो ये 115% हो जाएगा अमाउंट, और तीसरे साल 5% बढ़ेगा तो ये 105 हो जाएगा आपका। तो इसको कैलकुलेट करो भाई फटाफट से। 5 से करेंगे तो ये 21/20 आ जाएगा। ये करेंगे हम लोग 5 से तो 5 दूनी 10, 5 या 15, 20 आ जाएगा। ये भी 23/20 आ जाएगा। 20 दूनी 40 और ये 8,000, तो 8,000 से 16,000 2 बार कट जाएगा। तो ए का वैल्यू निकल के आएगा 21 दूनी 42 और ये आएगा 529। तो ए का जो वैल्यू निकल के आता है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो इनकी, तो मल्टीप्लाई करके आपके पास में निकल के आता 22,218। ठीक है, तो 22,218 इसका आंसर निकल के आपके पास में आ जाता। तो 22,218 यह आपका अमाउंट बन जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते थे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। अभी हम लोग आपको लेके चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया था, तो इसका आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, भैया ये तो बड़ा ही आसान था। आपको बोला गया था दो पूरक कोणों का अंतर 40 है। पूरक कोण क्या होते हैं, जिनका योग 90 डिग्री हो। ठीक है, तो भैया देखिए, तो मान लेते हैं कि एक कोण हमने x मान लिया और दूसरा कोण मान लिया y। y जो है छोटा वाला कोण है, इन दोनों का योग होता है 90 डिग्री अगर पूरक कोण होते हैं। तो आपको दोनों का अंतर दिया गया था x - के y = 40। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे आप यहां से, तो x से x कैंसिल हो गया, 2y का वैल्यू आ जाएगा 50, तो y का वैल्यू निकल के आ जाएगा 25 आपके पास। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 25 के बराबर। आपको वैल्यू फाइंड करनी थी 2y + 15 की, तो 2 गुणा में 25 प्लस में 15, तो 50 15 कितना हो गया, 65 डिग्री। तो राइट आंसर कितना आ गया, 65 डिग्री आ गया, सिंपल। तो ऑप्शन नंबर जो 2 था ये आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डू नॉट हैव द इक्वल नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो कौन सी फिगर में इक्वल नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्रीज नहीं होती है। 4 ऑप्शन देखना है भाई। आयत में 2 होती हैं, समचतुर्भुज में 2 होती हैं, समद्विबाहु में 1 होती है, पतंग में 1 होती है, पतंग में 1 होती है, समद्विबाहु समलंब में 1 होती है, पतंग और समांतर चतुर्भुज, पतंग में 1 होती है, समांतर चतुर्भुज में 1 भी नहीं होती। ठीक है, तो डी वाला विकल्प ऐसा है जहां पर बराबर सममिति रेखाएं नहीं है आपकी। बस सिंपल हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन ये ट्राइंगल से रिलेटेड था, जो क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। भाई आपके पास में एक ट्राइंगल दिया गया था PQR, बड़ा आसान क्वेश्चन था ये, सर्वांग क्षमता वाला। तो PQR आपका जो था ट्राइंगल था, इसमें QR पर एक बिंदु S दिया गया था ताकि PS जो है इसके ऊपर लंबवत रहे। ठीक है, और ये जो PS है ना, ये समद्विभाजक भी है एंगल P का, ये भी दिया गया था इसके अंदर। तो आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखने पर आपको थोड़ा सा आइडिया इसमें ये लगेगा कि भाई जब ये समद्विभाजक है तो ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, तो 2 कोण बराबर हैं और दोनों कोण के बीच की जो साइड है ये बराबर है। तो कौन सा क्राइटेरिया हो गया, एंगल साइड एंगल। तो क्राइटेरिया तो हो गया एंगल साइड एंगल। अब ट्राइंगल आपके पास में था PSQ,
PQS, सॉरी, तो ट्राइंगल था PQS, ऑर्डर ध्यान रखना है। तो ट्राइंगल आपके पास में था PQS, तो P यहां पे था, P से आप कहां गए, उस एंगल पे जो आपको नहीं दिया गया था, ठीक है, यहां से स्टार्ट किया जहां एंगल बाइसेक्टर निकला था, तो ये भी सर्वांगसम होगा आपके ट्राइंगल, P से स्टार्ट करेंगे और जो एंगल नहीं दिया गया वहां लेके जाएंगे PRS, तो PRS के, ठीक है, कौन से क्राइटेरिया से, ASA क्राइटेरिया से, तो आपका चौथा विकल्प यहां सही हो जाता है। तो ये टोटल आपके 30 क्वेश्चन थे मैथमेटिक्स के पेपर के, जिनका सॉल्यूशन हमने अभी किया। आप खुद देख सकते हैं कि पेपर का जो लेवल था, मेरे ख्याल से तो इजी पेपर में इसको बोलूंगा, ज्यादा डिफिकल्ट ही नहीं था। इससे ज्यादा थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का पेपर तो 14 तारीख वाला था, इससे डिफिकल्ट था, मतलब ये वाला पेपर मुझे ज्यादा आसान लगा इन कंपैरिजन टू 14 दिसंबर वाले पेपर के। तो भाई आप लोगों ने 30 के 30 क्वेश्चन मैच कर लिए हैं, अब आप देख सकते हैं कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो क्लास में मैंने ना पढ़ाया हो, आप लोग डेली क्लासेस ज्वाइन करे होंगे तो आपको आइडिया रहा होगा उस चीज का। तो आप अगर आगे भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अगर आप सीटेट के बाद कोई दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, सीटेट टेक्स्ट बुक चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और टेक्स्ट बुक के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को करके अपने शिक्षक बनने के सपने को पूरा कीजिएगा। सो ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय।